स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो राज्य में कोरोना संकट से हुए आर्थिक नुकसान का आंकलन एक सब कमेटी करेगी। मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, मुख्य सचिव और अपर सचिव शामिल होंगे। यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो कोरोना के आर्थिक नुकसान का आंकलन करेगी सब कमेटी। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी ये बनाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि रेखा आर्या, धन सिंह, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे। तो कोरोना के आर्थिक नुकसान का आंकलन करेगी कि अब तक कितना नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के समय काल में, और इसी को लेकर अब एक कमेटी बनाई गई है। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, मुख्य सचिव और अपर सचिव तमाम लोग शामिल होंगे और ये आंकलन करेंगे कि अब तक कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई अब किस तरह से हो सकती है। ये कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही इस बात को कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य है और यहाँ पर पर्यटन पूरी तरह से ठप था लॉकडाउन के दौरान। तो कितना नुकसान हुआ है उत्तराखंड में, आर्थिक नुकसान हुआ है, बातचीत करने के लिए इस वक्त सुनील नौप्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुनील, अब लॉकडाउन इतने दिन से चलता रहा, 40 दिन का ये लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अब इसको लेकर नुकसान के आंकलन के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। किस तरह से ये सब कमेटी काम करेगी और आर्थिक नुकसान का जायजा किस तरह से लेगी और कब तक ये रिपोर्ट वो सरकार को सौंपने वाली है? देखिए नीलू, इस बार किसानों पर दोहरी मार पड़ी है, खासकर जो खेती और बागवानी है। एक तो कोरोना के कारण लॉकडाउन जो रहा, किसान अपने खेतों में नहीं जा पाए, जो खड़ी फसल है उसको काट नहीं पाए, और दूसरी ओर जो मौसम में लगातार जो बदलाव देखा जा रहा है, लगातार बारिश और ओलावृष्टि बनी हुई है, तो लोगों की फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई हैं। कल आपने कुमाऊं में देखा कि जोरदार बारिश हुई है, इससे पहले लगातार जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं उनमें जमकर बारिश होती रही है। इस बार जिस तरह से विंटर सीजन में बर्फबारी हुई, काश्तकारों को बहुत अच्छी उम्मीदें थी, उनके चेहरे खिले हुए थे कि इस बार जो नकदी फसलें होंगी, खासकर सेब की जो फसल होगी, वो बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इस दौरान चूंकि अभी फ्लावरिंग का समय होता है, पॉलिनेशन का समय होता है, और अभी लगातार बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और इससे किसान बेहद चिंतित हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर कृषि मंत्री ने पिछले दिनों जब इसका आंकलन कराया, तो अभी एक मोटा एक आंकलन निकला कि पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से करीब 26 करोड़ से अधिक का नुकसान खेती और बागवानी को पहुंच चुका है। तो इसको लेकर सरकार गंभीर है, चिंतित है कि काश्तकारों पर जो दोहरी मार पड़ी है, उसके लिए एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हैं, राज्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, रेखा आर्या हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, और एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं। ये कमेटी आकलन करेगी कि लॉकडाउन के इस पीरियड में बारिश और ओलावृष्टि से भी जो नुकसान हुआ, इसको किस तरह से एक बार फिर से काश्तकारों की जो आजीविका है उसको पटरी पर लाया जा सके, ये अपने सुझाव देगी। इसके साथ ही कमेटी ये भी निर्धारित करेगी कि जो प्रवासी उत्तराखंड लौटे हैं, जो मोटा अनुमान है कि शुरुआती दौर में 60,000 के आसपास लोग वापस लौटे, और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव में ही रहना चाहते हैं, अपने घर पर ही रोजगार करना चाहते हैं। तो ये कमेटी इस बात का भी अध्ययन करेगी कि इन लोगों को उनके घर पर बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जिस तरह से सुनील कहा जा सकता है, एक तो कोरोना की मार थी, लॉकडाउन था, उस पर से काश्तकारों के लिए मौसम भी अनुकूल नहीं था। अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार राहत देती है और किसानों के लिए किस तरह से ये संकट खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और कोरोना संकट के बीच कुमाऊं के तराई भाबर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। खेती और बागवानी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण जिलों में नैनीताल और उधम सिंह नगर में बदले मौसम से किसान परेशान है। तेज आंधी तूफान के साथ गिरी बौछारों ने आम, लीची, प्याज, लहसुन और गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये हवा तूफान बारिश की वजह से तो ये आम, लीची तो बिल्कुल ही बेकार कर दी इसने। मौसम जैसे तैयार होती बेकार कर दी। अब लहसुन, ये गेहूं, प्याज कैसे करता है, वैसे तो परेशान है काश्तकार, वैसे भी ज्यादा ही परेशान हो गया काश्तकार, क्या करे।
और उत्तरकाशी में हो रही बेमौसम बारिश और ओलों की मार ने जिले के अधिकतर काश्तकारों की कमर तोड़कर रख दी है। सेब, आड़ू, खुमानी, राजमा, मटर की फसल बर्बाद हो गई है। उत्तरकाशी में हो रही बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है। बड़कोट, नौगांव, पुरोला और मोरी क्षेत्र के गांवों में बारिश का कहर ज्यादा रहा है। आराकोट सेब बेल्ट में ओलों की मार से सेब के पेड़ों से फूल पत्तियों के साथ टहनियां भी टूट गई हैं। कभी कहीं बुढ़ो कभी कहीं बुढ़ो बर्बादी करने लोग फसल को सब ले गए सारा बस टाइम हो लो 4 बजे कभी यो मतलब आसमान यो खराब हो जा मतलब दाना आज बहुत ज्यादा गोला गाला रही चंदन। अधिकतर ग्रामीणों की आजीविका 4 धाम यात्रा और नकदी फसलों के उत्पादन पर टिकी है। कोरोना महामारी के चलते यात्रा ठप है और मौसम की बेरुखी से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। ऐसे में बारिश से हुए नुकसान का आकलन प्रशासन कर रहा है। ऐसी जो मुझे सूचना मिली कि इस तरीके का ओलावृष्टि आज तक हुई नहीं थी, तो बहुत सारी फसलों का नुकसान हुआ है, किसान जो है प्रभावित हुआ है, तो उनके भरपाई कैसे होनी है, तो इस संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से हम सरकार को एक रिपोर्ट भेज रहे हैं। अधिकांश हिस्सों में आजकल गेहूं की फसल तैयार होने को है, जबकि सेब की फ्लावरिंग का सीजन भी चल रहा है। बारिश से फसल चौपट हुई तो अब काश्तकारों की आस है। ऐसे में जिले के किसानों की नजरें अब सरकार की तरफ टिकी हुई है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। और लॉकडाउन 3 में आज से थोड़ी सी ज्यादा छूट मिलेगी। आज से रोजाना ट्रांसपोर्ट ऑफिस खुलेगा। फोटोकॉपी, नर्सरी, मिठाई, टायर पंचर की दुकानें भी आज से खुलेंगी। सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। वहीं साइकिल स्टोर, पूजा की दुकानों को खोलने की भी परमिशन दे दी गई है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को साइकिल, ऑटोमोबाइल स्टोर खोले जाएंगे। वहीं मंगलवार को कारपेट, टिम्बर की दुकानें खोली जा सकेंगी। और गलत पास बनाकर उत्तराखंड में दाखिल हुए उत्तर प्रदेश के विवादित विधायक अमन मणि त्रिपाठी का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। मुख्य सचिव मीडिया के सामने बात तो करेंगे, लेकिन कोरोना के हालात पर करने आए, पर मीडिया ने उन्हें अमन मणि त्रिपाठी को जारी हुए पास के सवालों से घेर लिया। मुख्य सचिव से पूछा गया कि अपर मुख्य सचिव को लेकर शासन क्या जांच कर रही है। अगर कोई जांच हो रही है तो जांच कर कौन रहा है। अगर एफआईआर की जांच हो रही है तो एक अपर मुख्य सचिव से जुड़े मामले की जांच कैसे इंस्पेक्टर रैंक का अफसर कर सकता है। ऐसे एक के बाद एक सवाल होते रहे, जिसके जवाब में मुख्य सचिव ने सिर्फ इतना कहा कि दर्ज हुए मामले की जांच चल रही है और कानून सबके लिए बराबर है। हालांकि जब सवाल इसी मुद्दे पर रहे तो मुख्य सचिव ने हाथ जोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म किया और फिर वहां से चलते बने। ऐसे करने की बात नहीं है, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। हमारे जो अधिकृत अधिकारी हैं पुलिस के, वो किसी भी बड़े से बड़े मामले की जांच करते हैं और इसमें भी जब विवेचना में तथ्य सामने आएंगे तो उनके आधार पे फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। और लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के विधायक अमन मणि का उत्तराखंड दौरा ऐसा गरमाया कि अब इस पर मंत्री और अफसर तक असहज महसूस कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता पर जैसा एक्शन हुआ, वैसे ही एक्शन की मांग उत्तराखंड में भी हो रही है। यूपी के विधायक अमन मणि को 9 लोगों के साथ गुपचुप इजाजत मिल जाना और इसकी आड़ में विधायक का 12 लोगों के साथ चमोली तक पहुंच जाना किसी को हजम नहीं हुआ। और हो भी क्यों, जब हजारों प्रवासी उत्तराखंडी लॉकडाउन के कारण घर वापस नहीं लौट पा रहे हों। इस आधार पर पास जारी किया गया, ये सरकार स्पष्ट करे। ये दोहरा मापदंड जो है क्यों सरकार अपना रही है कि विधायक जो है वो जहां मर्जी आए वहां जा सकता है, उसके लिए पास जारी किया जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड के लोग अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास जारी नहीं किए जा रहे, उसको निरस्त किए जा रहे हैं। तो नतीजा, मामले ने तूल पकड़ा। अब कांग्रेस जवाब मांग रही है। अब इस मामले में सरकार के मंत्री से लेकर अधिकारी तक असहज हैं। मामला शासन के आला अधिकारी से जुड़ा है, लिहाजा मंत्री भी संभल कर बोल रहे हैं। एक धार्मिक आयोजन के लिए 3 दिन की अनुमति मांगी, 3-4 दिन की अनुमति मांगी, तो उसमें कहा इस पर विचार किया जाना चाहिए, विचार किया जा सकता है। अनुमति नहीं मिली और उसके आधार पर वो अनुमति फिर बाद में मिली।
बाद में जैसे संज्ञान में आया उसको तत्काल अरेस्ट कर लिया, तत्काल मुकदमा दर्ज किया। तो उसके इसकी तुलना कैसे हो सकती है? अब दबाव में ही सही, लेकिन अमन मणि पर उत्तराखंड से लेकर यूपी तक केस दर्ज हो चुके हैं। लेकिन नियमों के खिलाफ जाकर अमन मणि को इजाजत देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी या कार्रवाई होगी भी या नहीं, इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और लॉकडाउन तोड़कर उत्तराखंड के चमोली पहुंचे अमन मणि त्रिपाठी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। अमन मणि के खिलाफ दर्ज केस में अब धाराएं बढ़ाई जा सकती है। पुलिस जांच के बाद धारा 332 और 335 के तहत भी केस दर्ज करने की तैयारी में है। सरकारी कर्मचारी और सरकारी काम में रुकावट डालने का भी केस दर्ज किया जाएगा। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है और जांच में सरकारी काम में बाधा पाई गई तो अमन मणि पर केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने पहले भी अमन मणि त्रिपाठी पर धारा 188, धारा 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हमारे पास अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो जहाँ पे ऐसा कंफर्म होगा तो वहाँ एफआईआर होगी जरूर। जहाँ हमने एफआईआर की, जहाँ हमने अरेस्ट किया, वहाँ कोई बदसलूकी नहीं हुआ। और 7 मई के बाद राज्य के शराब के दाम बढ़ सकते हैं। 7 मई को कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें शराब के दाम बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है और इसे कोरोना टैक्स नाम दिया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली में भी कोरोना टैक्स के नाम पर शराब के दामों में 70% बढ़ोतरी हुई थी और अब उत्तराखंड में भी ऐसा ही हो सकता है, यानी शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो शराब है, शराब के ऊपर कुछ कोविड के लिए जो परिस्थितियां उन्हें देखते हुए कुछ टैक्स फॉर्म किया जाए और इस पर जल्दी विचार होकर इस पर हम कुछ इस रूप में करेंगे। और नैनीताल में मंगलवार को शराब की दुकान के बाहर बेहद अद्भुत नजारा दिखा। यहां बहुत तेज बारिश हो रही थी और ओले भी गिर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद लोग शराब की दुकान के बाहर लाइन में खड़े रहे। बिना किसी जल्दबाजी के लोगों के हाथों में छाता था, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शौकीनों पर बारिश और खराब मौसम का भी असर नहीं देखने को मिला। हमारे संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट ने उस दौरान मौके का जायजा भी लिया। नैनीताल के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है और ये देख सकते हैं कि नैनीताल में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो आज शराब की दुकानें खुली हुई हैं, इस तरह से लाइन उसके बावजूद भी लगी है और बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से लोगों का जो जुनून है शराब के प्रति वो दिख रहा है। इस तरफ देख सकते हैं कि सुबह से ही 7 बजे से दुकानें खुल गई थी और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है लगातार पिछले कई टाइम से बारिश हो रही है, उसके ओले गिर रहे हैं, लेकिन जो लाइनें हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रही है। पीछे तक ये लाइन अगर हम कहें तो करीब आधा किलोमीटर तक ये लाइन दिख सकती है इस तरह से। और जो लोग हैं वो बारिश के बावजूद भी इस तरह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आए हैं, बारिश हो रही है, ओला गिर रहे हैं, उसके बाद भी खड़े हैं। क्यों सर? 1 महीने बाद खुली है, पीने का शौक तो करिएगा। तो इस कितने दिनों से वेट कर रहे थे? 1.5 महीना हो गया करीब। शराब जरूरी थी आज सर ऐसी, लेकिन बारिश भी आपके कदम नहीं डगमगा पाई। हाँ जी। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश हो रही है, ओला गिर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो लाइनें हैं वो लगी हैं और ये कह सकते हैं कि जो 1 महीने का इंतज़ार था वो लोगों से आज पूरा हुआ है और जो शराब की दुकान खुली है उसके बाद इस तरह से लाइन लगी है। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के चलते जो नैनीताल का तापमान है वो काफ़ी गिर गया है और ठंड एकदम से बढ़ गई है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और उत्तराखंड के बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को राज्य में लाने की कार्रवाई लगातार होने के बाद कही जा रही है। अभी तक 6000 से अधिक लोगों को राज्य में वापस लाया गया है। सोमवार को चंडीगढ़ से 3000 लोगों को वापस लाया गया। 113 बसों से इन सभी को वापस लाया गया है। इसमें छात्र, महिलाएं, मजदूर शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान से 219 फंसे लोगों को भी वापस लाया गया है। उत्तराखंड के प्रवासी हैं, उनको लाने का एक मेजर ऑपरेशन कल संपन्न हुआ, जिसमें चंडीगढ़ से 3000 से अधिक लोगों को हमारे द्वारा बसों के माध्यम से लाया गया। लगभग 113 बसें इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी और काफ़ी बेहतर समन्वय इसमें 2 राज्यों के बीच और विद इन
स्टेट जो विभिन्न जिलों के बीच काफ़ी अच्छा समन्वय हमें देखने को मिला। इसमें 3082 बच्चे कुल कल इसमें आए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के हैं। कई लोग मजदूर वर्ग के भी हैं, कुछ लोग डिस्ट्रेस्ड स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स को भी इसमें हमने प्रायोरिटी दी। उसके अलावा जो राजस्थान से हमारे लगभग 219 और भी डिस्ट्रेस में जो हमारे नागरिक थे उनका भी आगमन हमारे राज्य में हुआ है। और उत्तराखंड में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और हजारों लोग अब तक लौट भी चुके हैं। ऐसे में सरकार ने स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के लोन देने का प्लान तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पहले सब फंसे लोगों को वापस लाएं, फिर कोई प्लान बनाए। कोरोना महामारी ने हजारों लोगों को गांव वापस लौटा दिया है और अब सरकार ऐसे लोगों को गांव से वापस लौटने नहीं देना चाहती। राज्य मंत्री धन सिंह रावत की माने तो प्रवासियों को उत्तराखंड में रोकने और स्वरोजगार देने के लिए सरकार लोन देगी। 5 लाख का ये लोन 3 साल के लिए बगैर ब्याज के मिलेगा ताकि प्रवासी अपने बूते रोजगार हासिल कर सकें। जो गांव में रहना चाहते हैं, अगर गांव में वो कुछ करना चाहते हैं स्वरोजगार के लिए, तो हमारी सरकार 5 लाख रुपए बिना ब्याज के उनको दे रही है। और आपको इस सत्र में हमने, ये जो सत्र गया है अभी, 1500 करोड़ रुपए जो है महिला समूह को भी दिए हैं, इंडिविजुअल किसानों को भी दिए हैं। लोग डेयरी के क्षेत्र में जा सकते हैं। उत्तराखंड में अब तक 40,000 से ज्यादा प्रवासी लौट चुके हैं, जबकि करीब 80,000 लोगों ने आवेदन किया है और लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जल्दबाजी न करे, पहले मुश्किल में फंसे लोगों को घर पहुंचाए, फिर लोन और रोजगार की बात करे। पहली प्राथमिकता है कि जो उत्तराखंड वापस आना चाह रहा है, यहाँ का प्रवासी जो काम के लिए बाहर गया हुआ था, जो रोजगार के लिए बाहर गया हुआ था, उसका रोजगार छिन गया है, उसका काम छिन गया है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है। पहले उन लोगों को सुरक्षित उत्तराखंड लेकर के तो आओ। उत्तराखंड जब आ जाए उसके बाद आप उनको लोन देने की, उनका रिहेबिलिटेशन करने की तमाम ये बातें बाद में करना। उत्तराखंड में किसी तरह पलायन रोकने और रिवर्स पलायन की बात सरकार शुरुआत से करती रही है। अब कोरोना संकट में लौटे लोगों को राज्य सरकार राज्य में ही रोकना चाहती है, लेकिन सवाल यही कि जो शख्स सब कुछ छोड़कर वापस लौटा हो तो उसके लिए बगैर ब्याज का लोन राहत होगा या फिर आफत। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और लॉकडाउन के बीच गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 20 मई तक सेमेस्टर परीक्षाओं के एप्लीकेशन भरने की बात कही गई है, जिसमें नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कुलपति ऑफिस में ही धरना शुरू कर दिया। कुलपति ने छात्रों से बात करने से इनकार कर दिया। वहीं छात्रों की एक मांग है कि परीक्षा आवेदन को रद्द किया जाए। कुलपति महोदय से लगातार पिछले 3-4 दिनों से जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि विश्वविद्यालय की कुलपति से हम लोग मिल पाएं, तो कल उन्होंने ऊपर का ताला बंद किया, आज हमको यहीं पर इस गेट पर रोक दिया। तो हम तो केवल 5 मिनट में अपने छात्रों की, पूरे प्रदेश भर के छात्रों की समस्याओं को रखना चाह रहे थे, लेकिन कुलपति महोदय का लगातार तानाशाही रवैया बना हुआ है। और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में पद स्वीकृत कराने के लिए बीजेपी संगठन ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। पार्टी जिला अध्यक्ष का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के लिए पद स्वीकृत होने से इसके निर्माण में तेजी मिलेगी, साथ ही साथ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होगी। यहाँ पर पदों का सृजन भी कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ के लिए, जिसमें मुख्य रूप से प्राचार्य के अतिरिक्त अन्य स्टाफ भी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और टेरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आम मरीजों पर भारी पड़ रही है। जिले के दूरस्थ प्रतापनगर क्षेत्र के दीन गांव के अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और स्टाफ नहीं होने के चलते मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। वहीं सीएमओ का कहना है कि दीन गांव अस्पताल में नजदीकी अस्पताल से डॉक्टरों और स्टाफ की व्यवस्था कराई जा रही है। दीन गांव में अभी इस वक्त एडिशनल पीएचसी में डॉक्टर जो पोस्टेड हैं वो पीजी प्रशिक्षण में गए हुए हैं। वो 3 साल का प्रशिक्षण है, तो अभी 2 साल उनको पूरे हो गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की उसको देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए अभी जो नज़दीकी वहाँ पर पीएचसी है वहाँ से वो हफ्ते में 2 बार व्यवस्था डॉक्टर की करा दी जाएगी। और भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपरा की शुरुआत हो गई है। सदियों पुरानी गाडू घड़ी परंपरा मंगलवार को पूरी हुई, जिसमें राज परिवार की महिलाओं ने हाथों से तेल निकाला और अगले 6 महीने तक इसी तेल से भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार और पूजन होगा। टिहरी राज परिवार के नरेंद्रनगर राजमहल में भगवान बद्री विशाल के लिए तिल का तेल निकाला गया। सदियों से इस गाड़ू घड़ी परंपरा को निभाया जा रहा है। पीले कपड़े पहनकर राज परिवार की सुहागिनों ने महारानी के साथ मिलकर तिल का तेल निकाला।
तेल कलश को भरने के लिए दिन भर महिलाएं बिना कुछ खाए पिए पीले रंग का कपड़ा बांधे तेल निकालने का काम करती रही। हम चाहते हैं ऐसा ही रहे, ज्यादा शोर न करें मगर अपना पूजा का काम करें, यही हम चाहते हैं कि आगे भी ये परंपरा चलते रहे। मेरा यही और सबके लिए बद्रीनाथ से आशीर्वाद चाहती हूँ कि सबका भला हो, अच्छा हो, देश विदेश हमारा उत्तराखंड हमारे लोगों को आगे बढ़े। इसी तिल के तेल से भगवान बद्रीश को शीत निद्रा से उठाया जाएगा और उसके बाद अगले 6 महीने तक हर रोज इसी तेल से भगवान का श्रृंगार भी किया जाएगा। तेल कलश की यात्रा की बात करें तो 5 मई को राजभवन में तिल का तेल निकाला गया। 6 मई को डिमर गांव के लिए तेल कलश रवाना होगा। कलश यात्रा 14 मई को बद्रीनाथ पहुंचेगी। तेल कलश को गर्भगृह में उसके बाद स्थापित किया जाएगा। गाड़ू घोड़ा तेल कलश भगवान बद्री विशाल जी के अभिषेक यानी स्नान जो उनका होता है जल से दूध से, ये जो पंचामृत से जो स्नान होता है उसके उपरांत इस विग्रह में ये लेप करने के लिए ये तिलों का तेल प्रयोग किया जाता है। गाड़ू घड़ी की ये परंपरा सदियों से निभाई जा रही है और इसी के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपराओं की भी शुरुआत होती है। न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्रनगर से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। और देवभूमि में काफल का स्वाद नहीं लिया तो फिर क्या लिया, लेकिन इस बार मौसम चक्र में बदलाव का सीधा असर औषधि गुणों से भरपूर काफल के फलों पर भी पड़ा है। पहाड़ के रसीले फल काफल का अभी तक लोगों को स्वाद नहीं मिल पा रहा है। आमतौर पर अप्रैल महीने में बाजारों में पहुंच जाने वाला काफल अभी भी पेड़ों पर पकने का इंतजार कर रहा है। ओलावृष्टि ने पहले तो काफल को बर्बाद किया, फिर बचे हुए काफल अभी तक पक भी नहीं सके हैं। फल के पकने में हो रही देरी से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये पहाड़ पर रोजगार का एक जरिया भी है। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा काफल था यहाँ पे, मार्केट भी काफ़ी जाता था। इस टाइम पे काफल ओलों ने भी काफ़ी गिरा दिया है, मौसम की वजह से काफ़ी काफल को नुकसान हुआ है, जिससे कि इस टाइम पे मार्केट में भी काफल नहीं जा पा रहा है और काफी काफल लेट हो चुका है। काफल को पेट के रोगों के लिए अच्छा माना जाता है, साथ ही मधुमेह के रोगियों के लिए भी ये रामबाण है। इस बार काफल के आने में देरी पर पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक पहाड़ों में हो रही बारिश और ठंड के चलते काफल नहीं पक पाया है, जो बीते 7 सालों में पहली बार देखा गया है। एक तो ये कारण हो सकता है कि इस बार जो विंटर्स थे वो काफी सीवियर रहे, काफ़ी ज़्यादा ठंड रही इस बार हमारे यहाँ, जिस कारण से ठीक टेम्परेचर्स, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर्स नहीं मिल पाए हैं और काफल अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है। कारण भले ही जो भी हो, काफल इस बार देरी से पका है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। मगर ये लॉकडाउन का असर है या बदले मौसम के मिजाज का असर, इस पर शोध होना बाकी है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।